ये कहानी है एक बूढ़े पिता हरिदत्त की, जो अपने 3 बेटों के साथ एक बड़े घर में रहते हैं। उम्र के साथ उनकी सेहत गिरने लगती है और उन्हें देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में उनकी तीनों बहुएं उनकी सेवा करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सेवा एक बोझ बन जाती है। घर के अंदर छोटे छोटे तनाव और शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। बेटे इस सबसे अनजान बने रहते हैं, जब तक कि एक घटना उनकी आंखें नहीं खोल देती। तब तीनों बेटे एक ऐसा अनोखा और दिलचस्प समाधान लेकर आते हैं, जिसे देखकर ना सिर्फ उनकी बहुएं बल्कि पूरा मोहल्ला भी हैरान रह जाता है। ये कहानी परिवार, जिम्मेदारी और पारिवारिक बंधनों की सच्ची परीक्षा की कहानी है। हरिदत्त का बड़ा सा पक्का मकान, जो कभी खिलखिलाती हुई आवाज़ों से गूंजा करता था, आज भी उतना ही भव्य था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। हरिदत्त स्वयं उस घर के स्तंभ की तरह थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने तीनों बेटों अमित, विजय और संजय को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। अब 70 साल की उम्र में उनके कदम थोड़े लड़खड़ाते थे, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई थी और कभी-कभी उन्हें बातें याद रखने में दिक्कत होती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। तीनों बहुएं, अमित की पत्नी नीतू, विजय की पत्नी प्रियंका और संजय की पत्नी अंजलि, मिलजुल कर सास ससुर की सेवा करती थीं। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सबका बंटवारा साफ था। एक शाम खाने की मेज पर बातचीत का विषय बदल गया। आजकल बाबूजी को खाना खिलाने में ही आधा घंटा लग जाता है, नीतू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। कभी नमक कम है तो कभी दाल ठीक नहीं है। प्रियंका ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई, और दवाइयों का तो पूरा टाइम टेबल है, सुबह दोपहर शाम। कभी कोई भूल जाए तो बात सीधे हम पर ही आती है। अंजलि, जो सबसे छोटी और थोड़ी शर्मीली थी, चुपचाप सुन रही थी। उसने कहा, पर वो हमारे पिता है ना, थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। अंजलि, तुम अभी नई हो, नीतू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब रोज रोज की यही दिनचर्या बन जाएगी तब पता चलेगा। हमारी अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ ठप सा हो जाता है। धीरे धीरे सेवा का भाव एक कर्तव्य का बोझ बनने लगा। बारी बारी से खाना देने और दवा पिलाने का सिस्टम गड़बड़ाने लगा। कभी नीतू सरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में बंद हो जाती, तो कभी प्रियंका को बच्चे की पढ़ाई का जरूरी काम आ जाता। जिम्मेदारी का अधिकांश भार अक्सर अंजलि पर आ टिकता, जो अपने से बड़ों का विरोध नहीं कर पाती थी। एक दिन हरिदत्त ने गलती से प्रियंका के नए लगाए गमले तोड़ दिए, जब वे शाम की सैर के लिए निकल रहे थे, और उनका संतुलन बिगड़ गया। प्रियंका का चेहरा तमतमा गया। बाबूजी, आप थोड़ा देखकर चला करो, वो बोली। ये गमला मैंने बहुत मेहनत से लगाया था, अब देखिए सब बर्बाद हो गया। हरिदत्त ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। माफ करना बेटा, मेरे से अनजाने में। उनकी ये मासूम सी माफी मांगना प्रियंका को और भी चिढ़ा गई। वो फुसफुसाते हुए अंदर चली गई। अब हर चीज के लिए माफी ही सुननी है। हरिदत्त वहीं खड़े रह गए, टूटे हुए गमले के बीच एक टूटे हुए दिल के साथ। उन्हें एहसास हो रहा था कि अब वो इस घर के लिए एक सम्मानित सदस्य नहीं, बल्कि एक बोझ बनते जा रहे हैं। उनकी आंखों में एक सूनापन आ गया, जो कभी उनके बच्चों की हर जिद पूरी करने के लिए चमकती थी। घर का माहौल बदल रहा था और हरिदत्त अकेले इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। बेटे दफ्तर के काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस छोटे छोटे कोलाहल का आभास तक नहीं था। लेकिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनकी इस अनजानी नींद से जगा देगी। शनिवार की सुबह थी। अमित, विजय और संजय लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे और आने वाले हफ्ते की योजनाएं बना रहे थे। हरिदत्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो, और उसके बाद प्रियंका की तीखी आवाज गूंजी। बाबूजी, अब ये भी नहीं समझ आता कि खाना कहाँ है। ये तो फ्रिज है और ये कबाड़ रखने की अलमारी नहीं। अब मैं इस दही को कैसे इस्तेमाल करूंगी? ऊपर से हाथ भी गंदे थे। तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हुए तुरंत उठे और रसोई की ओर भागे। वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें अटक गईं। हरिदत्त एक टूटे हुए कटोरे और जमीन पर बिखरे दही के सामने खड़े थे, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा हो। उनके हाथ सफेद दही से सने हुए थे। प्रियंका गुस्से से तमतमा रही थी। क्या हुआ? अमित ने गंभीर आवाज में पूछा। भैया देख लीजिए, प्रियंका ने हाथों को हवा में लहराते हुए कहा। बाबूजी ने दही का कटोरा फ्रिज से निकालकर कबाड़ वाली अलमारी में रख दिया था।
मैंने जब पूछा तो कहने लगे कि उन्हें भूख लग रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। अब ये दही तो बर्बाद हुआ ही, कटोरा भी टूट गया। हरिदत्त ने शर्म से भरी नजरों से अपने बेटों की ओर देखा। उनकी आंखों में पानी था। मुझे याद नहीं आ रहा था बेटा, सचमुच भूख लग रही थी और सब सोए हुए थे। मैंने खुद ही ढूंढने की कोशिश की। संजय, जो सबसे संवेदनशील था, का दिल टूट गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ थामा और कहा, कोई बात नहीं पापा, चलिए आपको हाथ धुलाते हैं। लेकिन अमित और विजय के चेहरे गंभीर थे। ये सिर्फ एक टूटा हुआ कटोरा नहीं था, ये उस सब का प्रतीक था जिससे वे अनजाने थे। उसी शाम तीनों भाई बगीचे में एकांत में बैठे। अमित ने शुरुआत की, आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है। मुझे लगता है कि हम कुछ ज़रूरी बातें मिस कर रहे हैं। विजय ने सिर हिलाया। हाँ, प्रियंका का रिएक्शन वो ज़रूरत से ज़्यादा था, लेकिन शायद ये लगातार हो रही परेशानी का नतीजा है। संजय ने गहरी सांस ली। भैया, सवाल बहुओं का नहीं है, सवाल हमारा है। हमने पापा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन पर थोप दी है। हम सोचते हैं कि पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा को हमारे समय और सम्मान की ज़रूरत है। अमित ने कहा, तुम सही कह रहे हो संजय, लेकिन सिर्फ बहुओं को डांटने या समझाने से काम नहीं चलेगा। इससे घर का माहौल और खराब होगा। हमें एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो सबके लिए न्याय संगत हो और जिससे बहुएं खुशी खुशी पापा की सेवा करें। विजय ने माथा पीटा, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? सेवा तो उन्हीं को करनी है। तभी अमित के चेहरे पर एक विचार कौन था। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर खिलने लगी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, उसने कहा। ये थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करेगा। ये सीधे तौर पर सेवा के बोझ को नहीं, बल्कि उसके मूल्य को बदल देगा। विजय और संजय ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अमित ने अपना प्लान समझाना शुरू किया। जैसे जैसे वो बोल रहा था, विजय और संजय के चेहरे भी चमक उठे। ये आइडिया सरल था, लेकिन इसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू छुपा हुआ था। लेकिन ये काम करेगा? विजय ने पूछा। करके देखते हैं, अमित ने आत्मविश्वास से कहा। हमें बस 1 हफ्ते का समय चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे प्लान को पापा से भी गुप्त रखना है। तीनों भाई इस नए मिशन पर सहमत हो गए। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जगी थी। वे जानते थे कि ये सिर्फ एक कटोरे को तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि उनके पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का एक मौका है। अगले 1 हफ्ते तक घर में एक अलग ही चुप्पी छाई रही। बेटे शाम को जल्दी आते, ज्यादा समय पिता के साथ बिताते, लेकिन बहुओं से सेवा के बारे में कोई शिकायत नहीं करते। बहुएं हैरान थीं। उन्हें लगा था कि उस घटना के बाद बेटे उन्हें डांटेंगे या कोई नया नियम बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस रहस्यमयी चांदी ने उन्हें और भी अधिक बेचैन कर दिया। फिर एक रविवार की सुबह अमित, विजय और संजय ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। सभी बहुएं, बच्चे और हरिदत्त लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। अमित ने शुरुआत की, पिछले हफ्ते जो हुआ, उसके बाद हम तीनों ने काफ़ी सोच विचार किया है। हमें एहसास हुआ है कि पापा की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आप तीनों पर है, और ये आसान नहीं है। बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं, ये सोचते हुए कि अब डांट पड़ने वाली है। लेकिन विजय आगे बोला, हमने एक तरकीब सोची है जिससे न सिर्फ पापा की सेवा बेहतर तरीके से होगी, बल्कि आप लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। संजय ने एक सुंदर सी लकड़ी की बॉक्स निकाली और मेज पर रखी। सबकी नजरें उस बॉक्स पर टिक गईं। अमित ने समझाया, इस बॉक्स में हमने सेवा पॉइंट्स के कूपन बनाए हैं। अब से पापा की जो भी सेवा होगी, उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एक सन्नाटा छा गया। नीतू ने हैरानी से पूछा, पॉइंट्स मतलब? विजय ने गिनाना शुरू किया। जैसे अगर आपने पापा को समय पर दवाई दी तो 10 पॉइंट्स, अगर उन्हें खाना खिलाया और उन्हें अच्छा लगा तो 20 पॉइंट्स, उनके साथ बैठकर बातचीत की तो 15 पॉइंट्स, उनके कमरे की सफाई की तो 10 पॉइंट्स, उन्हें टहलाने ले गई तो 25 पॉइंट्स। संजय ने आगे कहा, हर शनिवार को हम इन पॉइंट्स का हिसाब करेंगे और जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसे अगले हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। छुट्टी? प्रियंका ने पूछा। हाँ, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब जीतने वाली बहू को अगले पूरे हफ्ते घर के किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं होगी, न खाना बनाना, न बच्चों की देखभाल, न झाड़ू पोछा। बाकी 2 बहुएं और हम तीनों भाई मिलकर सारे काम संभालेंगे, और साथ ही विजेता को हम तीनों की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा,
हो सकता है कोई साड़ी हो, कोई ज्वेलरी हो या फिर उसकी मर्जी का कोई और उपहार। ये सुनकर सभी बहुओं के चेहरे पर अविश्वास और उत्सुकता का भाव था। ये एकदम नया और अनोखा आइडिया था। अंजलि ने धीरे से पूछा, और पॉइंट्स का हिसाब कौन रखेगा? पापा रखेंगे, संजय ने कहा। हमने उनके लिए एक विशेष नोटबुक बनाई है। वो हर दिन किसने क्या सेवा की ये लिखेंगे। इससे उनका मन भी लगा रहेगा और उन्हें एहसास होगा कि उनकी कद्र की जा रही है। हरिदत्त जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, उनकी आंखों में एक बार फिर से चमक लौट आई थी। उन्हें अपने ऊपर फिर से जिम्मेदारी दी जा रही थी और ये जिम्मेदारी उन्हें हल्का महसूस करा रही थी। नीतू, प्रियंका और अंजलि ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक थी। अब सेवा एक बोझ नहीं बल्कि एक चुनौती और एक इनाम पाने का मौका बन गई थी। और इस इनाम में सिर्फ गिफ्ट ही नहीं बल्कि 1 हफ्ते की आज़ादी भी थी, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। अगले हफ्ते से घर का माहौल एकदम बदल गया। ये बदलाव इतना स्पष्ट था कि पड़ोसियों ने भी महसूस किया। अब सुबह की चाय लेकर सबसे पहले नीतू दौड़ी आती। बाबूजी, आपकी चाय, और देखिए आज मैंने आपके लिए बिस्कुट भी टोस्ट करके लगाए हैं। हरिदत्त मुस्कुराकर चाय लेते और नोटबुक में नीतू के नाम के आगे 5 पॉइंट्स लिख देते। दोपहर में प्रियंका खाना लेकर आती। सिर्फ थाली परोसकर चली नहीं जाती बल्कि उनके साथ बैठकर खाना खिलाती और उनसे दिलचस्प किस्से सुनती। फिर क्या हुआ था बाबूजी जब आप पहली बार मुंबई गए थे? हरिदत्त खुशी खुशी अपने जमाने के किस्से सुनाते और प्रियंका के नाम के आगे 20 पॉइंट्स लिखते। अंजलि शाम को उनका हाथ पकड़कर बगीचे में टहलाने ले जाती। रास्ते में फूल दिखाती, पक्षियों के बारे में बताती। हरिदत्त को लगता कि वो फिर से जी रहे हैं। अंजलि को 25 पॉइंट्स मिलते। पहली शनिवार को जब पॉइंट्स का हिसाब हुआ तो प्रियंका विजेता रहीं। उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। अगले हफ्ते जब उन्हें कोई काम नहीं करना था तो उन्हें एहसास हुआ कि ये छुट्टी कितनी कीमती है। उन्होंने आराम किया, दोस्तों से मिली और किताबें पढ़ीं। इससे नीतू और अंजलि और भी प्रेरित हुईं। धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव हुआ। बहुएं अब पॉइंट्स के लिए नहीं बल्कि खुद हरिदत्त की खुशी देखने के लिए सेवा करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जब वे प्यार से सेवा करती हैं तो हरिदत्त का आशीर्वाद और प्यार ही सबसे बड़ा इनाम है। प्रतिस्पर्धा अब सकारात्मक सद्भाव में बदल चुकी थी। हरिदत्त फिर से खिलखिलाते हुए दिखने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो उपेक्षित नहीं है बल्कि उनकी कद्र की जा रही है। बेटों ने भी हफ्ते में एक दिन अपने काम छोड़कर पिता की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली ताकि बहुओं को भी आराम मिल सके। 1 महीने बाद पूरे परिवार ने मिलकर हरिदत्त का जन्मदिन मनाया। केक काटते समय हरिदत्त की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी अब बोझ बनकर रह गई है, लेकिन मेरे बेटों ने अपनी समझदारी से न सिर्फ मेरे बुढ़ापे को सुखद बना दिया बल्कि इस घर में फिर से प्यार का माहौल बना दिया। नीतू ने कहा, असल में बाबूजी, हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपकी सेवा के ट्रू वैल्यू को भूल गए थे। इस सिस्टम ने हमें वो वैल्यू दोबारा याद दिला दी। पूरा परिवार एक दूसरे के गले लग गया। उस दिन सबने महसूस किया कि प्यार और देखभाल ही वो धागा है जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। सेवा पॉइंट्स की इस अनोखी प्रथा ने न सिर्फ घर के भीतर बल्कि पूरे मोहल्ले में एक सकारात्मक हलचल पैदा कर दी। पड़ोस की बहुएं अब नीतू, प्रियंका और अंजलि से पूछने लगी, अरे तुम्हारे घर का माहौल इतना खुशनुमा कैसे है? तुम लोगों के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही चमक क्यों रहती है? प्रियंका एक दिन चाय पर पड़ोसन से बात करते हुए बोली, दीदी, राज तो हमारे देवरों का है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि सेवा भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। हालांकि उन्होंने पॉइंट्स वाला राज नहीं खोला, ये सोचकर कि हर परिवार की अपनी अलग डायनामिक्स होती हैं। घर के अंदर हरिदत्त अब सिर्फ एक पॉइंट्स रिकॉर्डर नहीं थे, वो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थे। उन्होंने भी एक नई भूमिका निभानी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ बहुओं की सेवा का हिसाब ही नहीं रखते बल्कि छोटे छोटे तरीकों से उनकी हौसला अफजाई भी करते। एक दिन जब नीतू उनके लिए उनकी पसंद की मीठी दाल बनाई तो हरिदत्त ने नोटबुक में पॉइंट्स लिखने के बाद कहा, बेटा नीतू, आज तुमने वो दाल बनाई है जैसी तुम्हारी सास, मेरी पत्नी बनाया करती थी। तुम्हारे हाथ का स्वाद बिल्कुल उन्हीं जैसा है।
ये सुनकर नीतू की आंखें भर आई। ये सराहना सारे पॉइंट से ज़्यादा कीमती थी। लेकिन हर चीज़ के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन एक अनचाही समस्या ने जन्म लिया। प्रियंका, जो पहले हफ्ते की विजेता रह चुकी थी, पॉइंट्स को लेकर थोड़ी ज़्यादा ही सजग हो गई। वो दूसरों के काम पर नज़र रखने लगी। अंजलि, तुमने बाबूजी को दवाई दे दी? देखो, समय से 10 मिनट पहले दे रही हो। डॉक्टर ने ठीक 8 बजे देने को कहा था। प्रियंका ने एक शाम टोकते हुए कहा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। एक और दिन जब नीतू हरिदत्त को टहलाने ले जा रही थी, प्रियंका बोली, नीतू दी, कल तो मैंने बाबूजी को पार्क तक ले जाकर आई थी। आज बस बगीचे में ही टहलाने ना। ज्यादा देर धूप में रहना ठीक नहीं। नीतू ने गुस्से में जवाब दिया, प्रियंका, मैं भी उनकी बहू हूं। मैं भी जानती हूं कि उनके लिए अच्छा क्या है। तुम हर वक्त निर्देश क्यों देती रहती हो? ये पहली बार था जब इस नए सिस्टम के तहत तनाव की एक लहर दौड़ी। प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक पहलू अब एक नकारात्मक झगड़े में बदल रहा था। हरिदत्त ने ये सब सुना और उन्हें बहुत बुरा लगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बहुएं आपस में लड़ें। उसी रात उन्होंने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। बेटो, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा था। मैं फिर से जी उठा हूं। लेकिन आज प्रियंका और नीतू के बीच जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कलह हो। अमित ने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने ये सिस्टम तनाव कम करने के लिए बनाया था, बढ़ाने के लिए नहीं। लगता है अब इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। विजय बोला, प्रतिस्पर्धा तो अच्छी है, लेकिन जब वो ईर्ष्या में बदलने लगे तो उसे रोकना जरूरी है। संजय, जो हमेशा की तरह गहराई से सोचता था, बोला, शायद समस्या ये है कि अभी भी सेवा का केंद्र बिंदु इनाम ही है। हमें इसे सामूहिक सफलता में बदलना होगा। तीनों भाइयों ने फिर से सिर मिलाया। उन्हें एक और नए समाधान की जरूरत थी जो इस नई चुनौती का हल निकाल सके। अगले दिन शनिवार की बैठक में जब पॉइंट्स का हिसाब हुआ तो अमित ने एक नया प्रस्ताव रखा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि अकेले जीतने की होड़ कभी-कभी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। इसलिए हम इस सिस्टम में एक बदलाव ला रहे हैं। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं, खासकर प्रियंका और नीतू की, जो समझ गईं कि बात की सोर जा रही है। विजय आगे बोला, अब से कोई अकेली विजेता नहीं होगी। अब हमारा लक्ष्य सामूहिक लक्ष्य होगा। संजय ने एक नई बड़ी चार्ट पेपर वाली शीट निकाली जिस पर एक बड़ा सा थर्मोमीटर बना हुआ था। उस पर लिखा था, परिवार का सेवा लक्ष्य। अमित ने समझाया, इस थर्मामीटर में 1000 पॉइंट्स का लक्ष्य है। अब आप तीनों मिलकर पापा की सेवा करोगी और सारे पॉइंट्स इस थर्मोमीटर में जमा होंगे। अगर हम एक सप्ताह में 1000 पॉइंट्स का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो अगली सप्ताह के लिए हम सब मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विशेष कार्यक्रम? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, विजय ने उत्साह से कहा। कोई पिकनिक हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, या फिर बाहर खाने जाना हो सकता है। और सबसे खास बात, ये छुट्टी सिर्फ बहुओं के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए होगी। पापा भी, हम भी और बच्चे भी। ये आइडिया सुनकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। प्रियंका और नीतू ने एक दूसरे की ओर देखा और एक मूक क्षमा याचना का भाव भर दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि अकेले जीतने से कहीं ज्यादा खुशी सबको साथ लेकर चलने में है। अगले हफ्ते का नज़ारा और भी सुंदर था। अब बहुएं एक दूसरे की मदद करने लगीं। प्रियंका, अगर तुम्हें बाजार जाना है तो जाओ, मैं बाबूजी का खाना बना लेती हूँ। नहीं दी, तुमने कल खाना बनाया था, आज मेरी बारी है। तुम जाओ और बच्चों का होमवर्क देखो, प्रियंका ने जवाब दिया। अंजलि, अब हरिदत्त को टहलाने जब ले जाती तो कभी कभी नीतू का बच्चा भी साथ चल देता और दादा पोता की बातों में बगीचा गूंज उठता। एक हफ्ते बाद थर्मामीटर ने सिर्फ 1000 ही नहीं बल्कि 1250 पॉइंट्स का लक्ष्य पार कर दिया। पूरे परिवार ने मिलकर तय किया कि वे सब एक पिकनिक पर जाएंगे। उस पिकनिक पर हरिदत्त ने बच्चों के साथ खेला, बेटों के साथ पुराने दिनों की यादें ताज़ा की और बहुओं ने मिलकर स्वादिष्ट खाना बनाया। एक पल ऐसा आया जब हरिदत्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके तीनों बेटे और तीनों बहुएं उनके आसपास बैठी थीं। उन्होंने सबको देखा और गदगद स्वर में बोले, आज मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ। तुम सब ने मुझे सिर्फ अपना पिता ही नहीं, इस परिवार का सबसे कीमती हिस्सा महसूस कराया। सेवा का असली मतलब यही है कि एक दूसरे के बोझ को हल्का करना, खुशियां बांटना और साथ चलना। तुम सब ने मुझे ये सब सिखाया। उस दिन कोई पॉइंट्स नहीं गिने गए, कोई थर्मामीटर नहीं भरा गया, लेकिन हर किसी का दिल प्यार और खुशी से ऊपर तक भर गया।
उन्होंने महसूस किया कि बूढ़े पिता की सेवा कोई कर्तव्य का काम नहीं, बल्कि प्यार जताने का एक जरिया है, और जब पूरा परिवार एकजुट होकर इसे करे तो ये जीवन का सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। इस विस्तारित कहानी से हमें एक और गहरी सीख मिलती है। परिवार एक टीम है और टीम की सफलता सबकी सफलता होती है। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन जब वो सहयोग और एकजुटता में बदल जाए तो उसकी शक्ति अद्भुत होती है। बुजुर्गों की सेवा केवल शारीरिक देखभाल नहीं, बल्कि उनके मन और आत्मा की भी देखभाल है। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, उनकी बात सुनना और उन्हें परिवार का केंद्र बिंदु बनाए रखना ही सच्ची सेवा है। याद रखें, आपका परिवार वो बगीचा है और बुजुर्ग उसकी जड़ें हैं। अगर जड़ें मजबूत और पोषित हैं तो पूरा परिवार रूप और खुशियों से खिल उठेगा। अपने बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान ही न दे, उन्हें प्यार, धैर्य और थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।